Morning, children. How are you? I hope that you are fit, fine, happy, and healthy. Children, as you know that, welcome back. First, I welcome you in your history class. और मैं आपका हिस्ट्री क्लास में स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और वीडियो सुन भी रहे होंगे और घर पर पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, वीडियो सुनने और देखने के साथ साथ बच्चों प्लीज़ रीड योर बुक्स ऑल्सो, रीड योर चैप्टर ऑल्सो। आप अपने बुक को भी ज़रूर पढ़िए, आप अपने शीर्षक को ज़रूर पढ़िए, अपने टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, अपने चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। So children, as you know that we have started the chapter, you know that we have started the chapter from your history portion, that is the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी हमने आपके इतिहास सेक्शन से जो चैप्टर शुरू किया था वो है आपका फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में शुरू हुई। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट्स बैकग्राउंड। हम इसके बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट्स कॉजेज। हम इसके कॉजेज यानी इसके कारणों के बारे में पढ़ रहे थे। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल कॉजेज एंड सोशल कॉजेज। हमने इसके पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कारणों के बारे में पढ़ा और इसके सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ा। आज के शीर्षक में बच्चों, आज के इस लेक्चर में, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इकोनॉमिक कॉजेज। हम इसके इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम इसके आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो लेट्स हैव अ क्विक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जो है वो थोड़ा सा उन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इन पॉइंट्स वाइज, इन पॉइंट्स वी विल डिस्कस, हम नॉट डिस्कस, वी विल रिवाइज इन पॉइंट्स ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। तो चलिए लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। So children, in previous lecture we have discussed about the social causes, what were the social forces that led to the revolution। यानी पिछले लेक्चर में हमने फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ा था और we have discussed about that the social condition of the France during the 18th century was very miserable। यानी 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस की सामाजिक स्थिति बहुत दुखी थी, बहुत दयनीय थी। And the French society was divided into three classes, or you can say that three states. It was divided into three states. The clergy came under the first state and the nobility under the second state. The businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants, artisans, small peasant, landless laborers and servants all constituted the third state. And it is worth mentioning that within the third state, some were rich whereas the others were poor. Or you can say that the society was divided into privileged and non-privileged classes. The privileged classes included the nobility and the higher clergy. They enjoyed certain privileges by birth and they were free from taxation, and also almost all the high posts were reserved for them. So, but unprivileged class included the upper middle class citizen, the laborers and the peasants, and they had very few privileges and had to pay taxes। यानी जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो फ्रांसीसी सामाजिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी और इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया था। एक कुलीन वर्ग और एक आपका था जो है बच्चों जो पहला स्टेट था वो था आपका पादरी वर्ग, नॉट कुलीन वर्ग। पहला स्टेट जो था आपका वो क्लर्की क्लास था यानी पादरी वर्ग था। दूसरा आपका था कुलीन वर्ग यानी आप कह सकते हैं नोबल्स यानी रईसों का वर्ग यानी कुलीन वर्ग। और तीसरा आपका था जो है वो मध्यम वर्ग यानी आपका तीसरा वर्ग था आपका आम व्यक्ति का वर्ग यानी थर्ड स्टेट इंक्लूडेड कॉमन पर्सन यानी मध्यम वर्ग। ये आपके वर्ग थे और इसमें था कि फर्स्ट स्टेट में पादरी थे जिनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी और उन्हें टैक्सेशन नहीं दिया जाता था, और हायर क्लर्गी और लोअर क्लर्गी में ये स्टेट भी डिवाइडेड था। सेकेंड स्टेट में नोबल्स आते थे। नोबल्स दो तरह के थे, जो जन्मजात कुलीन के थे और जो है आप एक तो आपका इसमें था कि जन्मजात था, दूसरा कुलीन वर्ग था ओहदेदार कुलीन वर्ग। तीसरा स्टेट आपका था मध्य व्यक्ति का यानी आम आदमी का, जिसमें बहुत सारे वर्ग के लोग आते थे, जैसे कि आपके इसमें आ जाते थे बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, वकील थे,
किसान और कारीगर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे, नौकर थे, और इसी में मध्य वर्ग यानी इसी में कुछ पढ़े लिखे लोगों का वर्ग भी इसी स्टेट में आता था। चूँकि जो किंग था वो पादरी वर्ग और नोबल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, महत्व देता था, इसीलिए जो पढ़े लिखे जो ये थे वर्ग थे, ये भी जो है ये मध्य वर्ग में आते थे। हालांकि इनके पास योग्यता थी, इनके पास धन दोनों था, लेकिन ये राजा के इतने करीब नहीं थे, इसलिए ये इसी वर्ग में आते थे। So children, today's topic of the lecture is economic causes of the French Revolution. एंड तो बच्चों आज का जो टॉपिक है आपका है वो फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज डिसअरेंज्ड इकोनॉमी। द फर्स्ट कॉज वॉज डिसअरेंज्ड इकोनॉमी, यानी जो पहला कारण था वो था आपका अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। द सेकेंड कॉज वॉज फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम। दूसरा जो कारण था आर्थिक कारण था वो था आपका दोषपूर्ण कर व्यवस्था। द थर्ड कॉज वॉज ट्रेड एंड बिजनेस हिंड्रेंसेस, यानी आपका तीसरा जो कारण था वो था व्यापारी एवं व्यावसायिक अवरोध। फोर्थ वन वॉज रिकवर्ड टैक्सेशन सिस्टम, यानी कर वसूली की प्रणाली। फिफ्थ वन वॉज स्ट्रगल टू लिव, यानी जीने का संघर्ष। सिक्स्थ वन वॉज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेकारी की समस्या। एंड सेवेंथ वन वॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग सोल्जर्स ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस में सैन्य असंतोष। तो ये आपके जो हैं वो इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, एंड वी विल डिस्कस दीज कॉजेज़ वन बाय वन, एंड वी विल डिस्कस दीज 7 पॉइंट्स वन बाय वन। यानी हम ये जो सातों पॉइंट्स हैं बच्चों, इनको बारी बारी से जो है वो हम पढ़ें डिस्क्रिप्टिव वे में, यानी विस्तारित रूप में जो है हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पॉइंट्स। तो हम अब इन पॉइंट्स को विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। So children, in first point, that is the disarranged economic system, यानी अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में हम पढ़ेंगे बच्चों। जो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति में जो स्थिति थी वो फ्रांसीसी क्रांति को फैलाने में एक कारण बना, बिकॉज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस बिकेम पुअर ड्यू टू द फॉरेन वॉर्स ऑफ लुइस 14। जैसा कि हमने इससे भी पहले पढ़ा कि लुइस 14 के टाइम से ही जो है वो फ्रांस में ही युद्ध का जो है वो टाइम या काल शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब हो गई थी। फिर लुइस 15 आए, जो लुइस 16 के पिता थे, यानी लुइस 15 वॉज द फादर ऑफ लुइस 16। उन्होंने क्या किया, ही फॉट 7 years ऑफ वॉर्स, और जो ये था कि द 7 years ऑफ वॉर ऑफ लुइस 15 एंड अदर एक्सपेंसिव वॉर्स, यानी जो 7 साल की लुइस 15वीं की जो लड़ाई थी वो और अन्य महंगे युद्ध जो थे वो भी एक कारण बना फ्रांस की जो है वो आर्थिक जो है संकट के लिए। उसके बाद नाउ कम टू द लुइस 16। अब ये 7 years वॉर जो था वो एक लंबा युद्ध का काल था, टाइम था। तो इस टाइम में ड्यूरिंग दी 7 years lot of money was invested in the wars. इसके बाद लुइस 16 के ascended the throne in 1774. उसके में क्या हुआ कि ड्यूरिंग द reign of period of Louis 16 the royal treasury became empty and extravagant expenses of his queen Mary Antoinette, यानी जो लुइस 16 के जो के शासनकाल के दौरान जो शाही ख़जाना था, और उनकी जो पत्नी थी जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट, उन्होंने उनके असाधारण खर्च और जीवन ने भी जो है वो फ्रांस को आर्थिक संकट में डाल दिया। यानी ये विलासता का जीवन जीती थी, और तो उसमें पैसे तो खर्च होने ही थे। सो ये सारे रीज़न थे जो जिसने आर्थिक व्यवस्था फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर बनाया। और यू कैन से दैट चिल्ड्रन कि द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज वेरी एक्सट्रीमली फॉल्टी। The government throughout the 18th century spent beyond its means, and long years of wars had drained the financial resources of France. It practiced extravagance and spent lavishly on the various projects and reliefs. For example, the American War of Independence, we have already discussed about this
war, American of Independence, I told you earlier, in which what happened, France helped the 13 American colonies to win their independence from the common enemy, that is Britain. That was Britain. And it added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres, जिसको हमने आपको इससे पहले भी हमने बच्चों पढ़ाया था कि जो है ये फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और इसमें था कि हमने अभी आपको बताया कि जो अमेरिकन वॉर्स थे और ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ा गया था, जो कि आपका जो ये लुइस 16 के शासनकाल में जो फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया। लिवरे जो था आपका फ्रेंच करेंसी थी, फ्रेंच करेंसी को कहा जाता है। तो 10 अरब से ज़्यादा लिरवे का कर्ज जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो इससे इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज, तो जो कर्जदाता थे बच्चों वो अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। तो इससे रिज़ल्ट क्या हुआ कि फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पे मजबूर थी। तो ये था आपका पहला पॉइंट, डिसअरेंज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ चलो सेकेंड पॉइंट इज़ फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम। आपका दूसरा कारण था दोषपूर्ण कर व्यवस्था। नाउ द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वॉज हाईली अनजस्ट एंड इम्प्रैक्टिकल because besides the mode of collecting revenue was expensive and corrupt. The nobles and clergy class, who possessed 40% of the national wealth, were not paying any type of taxes, and the main burden of the taxation fell on the unprivileged classes, that is the third classes, or you can say that on the peasants, workers and farmers, or small workers, small peasants, or you can say the landlords workers, or the members of the third state. And we have already discussed about those taxes that is known as tithe and tithe. These included a direct tax. What is direct tax? We have discussed, known as tithe, and the various indirect taxes. We have already discussed about the taxes. Tithe taxes we have already discussed. It was a direct tax to be paid to the state or the king, and tithe is a religious tax to be paid to the church, or you can say the clergy class. And the indirect taxes were imposed on the commodities of everyday use like salt, tobacco, etc. So the church also extracted, I told you earlier also about this, the church also extracted its share of taxes from the peasants, and this tax was known as tithes, 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 यानी इसको टाइथ कहते हैं। हमने आपको इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, और यू कैन से दैट बच्चों। तो यह आपका जो फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम था, दोषपूर्ण कर व्यवस्था थी बच्चों। फ्रांस की जो कर प्रणाली थी वो बहुत ही फॉल्टी थी, यानी जो है वो दोषपूर्ण थी। समाज के 2 प्रथम जो वर्ग थे वो कर मुक्त थे, यानी जो तो प्रथम वर्ग थे, जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग था, उनको कर नहीं देना पड़ता था। जो क्लर्गी, जो पादरी वर्ग था, और जो कुलीन वर्ग था, जो रईसों का वर्ग था और जो पादरी वर्ग था, उनको कर नहीं देना होता था। जबकि कर का सारा बोझ जो होता था वो थर्ड स्टेट यानी तृतीय वर्ग, विशेषकर किसानों पर था। तो इसी कारण हम कह सकते हैं बच्चों कि फ्रांस में जो है ये आपका जो सिस्टम था टैक्सेशन का वो बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी था या हाईली अनजस्ट था। अब किसानों को, हम के थर्ड स्टेट को बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। हमने इससे पहले भी हमने टैक्सेस के बारे में पढ़ा बच्चों। टाइल टैक्सेस दिया, जो कि हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राजा को या राज्य को दिया जाता था, और ये थर्ड स्टेट के वर्ग ही देते थे। और इसके अलावा भी बहुत से अप्रत्यक्ष कर थे जो कि डेली यूज़ होने वाले जो सामान थे उन पे लगाया जाता था, जैसे सॉल्ट, टोबैको एक्सेट्रा।
और इसके अलावा जो बच्चों किसान जो थे, जो फार्मर्स थे, जो छोटे किसान थे, जो उनको धार्मिक कर भी देना होता था चर्च को। तो जो कर का सारा बोझ था बच्चों वो तृतीय वर्ग पर ही था। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये कहा जाता था कि द क्लर्गीज प्रे, द नोबल्स फाइट एंड द पीपल पे। तो हम इसी कारण ये कहा जाता था कि फ्रांस में पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं और जनता कर देती है। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ट्रेड एंड बिजनेस हिंड्रेंसेस, यानी आपका तीसरा पॉइंट है व्यापारी एवं व्यावसायिक अवरोध। यू कैन से दैट चिल्ड्रन कि जो अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में ये जो व्यवसाय और वाणिज्य का जो विकास था वो भी एक तरह से बेकार हो गया था और ख़त्म हो चुका था। यूँ कह सकते हैं कि ढीला पड़ चुका था, ठप हो गया था। जो व्यवसायी थे, जो व्यापारी थे, उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, अवरोध बहुत सारे लगे हुए थे, हिंड्रेंसेस बहुत सारे लगे हुए थे। उन्हें प्रत्येक प्रांत, जिला, शहर, और कैसे हिंड्रेंसेस थे बच्चों कि उन्हें क्या करना पड़ता था कि प्रत्येक प्रांत, जिला, शहर और स्थान में तरह तरह के यानी विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे, तरह तरह के कर देने पड़ते थे। यानी प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक शहर में और प्रत्येक स्थान में उन्हें तरह तरह के कर देने पड़ते थे, जिसमें एक कर था गिल्ड। ये गिल्ड भी जो था एक कह सकते हैं कि व्यापार में रोड़ा अटकाते थे। ये गिल्ड जो है वो गुड्स को आदान प्रदान करने में, जब जो अपने माल या अपने गुड्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में जो उन पे जो कर लगाया जाता था वो था आपका गिल्ड। तो ये गिल्ड भी जो था वो उनके व्यापार में एक रोड़ा अटकाते थे, एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, एक बहुत बड़ा जो है था वो अवरोध था। इसलिए जो व्यवसाय वाणिज्य जो था वो एक तरह से प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभप्रद नहीं रहा। इसका विपरीत असर जो था बच्चों वो फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यू कैन से दैट कि द इंटरनल एंड लोकल टैरिफ्स hindered the free circulation of goods from one part of the country to the other. The local tariffs not only harassed the trade but also multiplied the price of goods. Or the businessmen, the merchants, they had to pay different types of taxes at each province, in each city, or you can say that in each place. They had to give different types of taxes, and among them the famous tax was guild. वो गिल्ड जो टैक्स था was imposed on the merchants and businessmen for the exchanging of goods from one place to another. गुड्स पर वो उनके लगता था व्यापारी कर, जिसे कह सकते हैं कि व्यापार का कर था। तो द फ्रेंच गवर्नमेंट रिमेन फेल टू हैंडल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम सक्सेसफुली। अब इसमें क्या था कि द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फॉलो द पॉलिसी ऑफ कह सकते हैं ना कि इसमें कंपनसेट करने की पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करती जा रही थी। हाउ, कैसे, किस तरह की नीति वो अपना रही थी, आर्थिक नीति? बाय रेजिंग पब्लिक लोन्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 10% जो है वो पब्लिक लोन, जो 10 लोन्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज 10 का जो था आपका वो बढ़ाती जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, द लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट बिगैन टू चार्ज 10% ऑन लोन्स, यानी जो लेंडर्स थे, जो साहूकार थे, जो राज्य के नाम पर लोगों को जो लोन देते थे उन पर उन्होंने 10% ब्याज चढ़ा दिया था। Consequently, what happened? The government was forced to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब उसने जो है वो अपने बजट का जो परसेंटेज था वो उसने बढ़ा दिया। एंड अकॉर्डिंग टू अ रफ एस्टिमेट, अब हम कह सकते हैं कि जितने भी टोटल मन जो थे, कि अगर हम थोड़ा एस्टिमेशन की बात करें तो इन 1788 में बच्चों 3/4 ऑफ द टोटल मनी वॉज स्पेंट ऑन डिफेंस। 1788 में फ्रांस में ये स्थिति थी कि इनकम का तीन चौथाई हिस्सा जो था बच्चों वो डिफेंस पे खर्च होता था,
और इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, और जिनने कर्ज लिया था उनके ब्याज पे चढ़ाने पे काम आता था, ये हो रहा था। हेंस व्हाट हैपेंड, द स्टेट वाज कंपेल्ड टू इंक्रीज टैक्सेस टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। अब इसका ये हुआ कि अब इससे ये हुआ बच्चों कि जो फ्रांसीसी सरकार थी बच्चों, वो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने पे मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, इस तरह की चीज़ को चलाने के लिए भी फ्रांसीसी सरकार जो है करों के वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब इससे क्या हुआ बच्चों कि जो इसको पूरा करने के लिए, इस कर्ज को चुकाने के लिए और इस तरह की चीज़ों को अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को और टैक्सेस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया कि उसने टैक्सेस में बढ़ोतरी कर दी। जैसा कि अभी हमने बताया कि इस क्या कहते हैं, बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने के लिए वो मजबूर थी, इसलिए उसने अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने जो है वो टैक्सेशन बढ़ा दिया, यानी टैक्सेस में बढ़ोतरी कर दी। तो इट क्रिएटेड इन अ स्ट्रॉन्ग वेव डिसकंटेंटमेंट, और यू कैन से दैट डिससेटिस्फैक्शन एमंग द मासेस। तो इससे क्या हुआ कि जो लोगों में जो है वो एक असंतुष्टि की भावना फैल गई। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका है द फोर्थ पॉइंट इज़ रिकवर्ड टैक्सेशन सिस्टम, और यू कैन से दैट कलेक्टिंग टैक्सेशन सिस्टम, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कर वसूली की जो प्रणाली, यानी कर वसूली की प्रणाली। नाउ अब इसमें है कि जो आपका सिस्टम था कर वसूलने की, जो ये प्रणाली थी बच्चों ये जो सिस्टम था कर वसूलने की प्रणाली, ये निश्चित नहीं थे। अर्थात हम कह सकते कि इन्हें इच्छानुसार बढ़ाया जा सकता था, और टैक्स वसूलने का काम ठेकेदार पर दिया जाता था, और ये ठेकेदार जो थे वो टैक्स फॉर्मर के नाम से जानते थे, और ये मनमाना कर वसूल कर अधिक से अधिक धन कमाते थे। यानी ये मनमाने ढंग से कर वसूलते थे और अधिक से अधिक धन जो है वो कमाते थे। धन वसूलने के लिए वे किसानों पे अत्याचार भी करते थे। और बच्चों ऐसा कहा भी जाता है कि इट इज़ बिलीव्ड, ये कहा भी जाता है, ये माना भी जाता था कि जो टैक्स फॉर्मर होते थे वो अस्त्र शस्त्र युक्त आक्रमणकारियों से भी ज़्यादा विनाशकारी थे। यानी जो इन्वेडर्स होते हैं, जो आक्रमणकारी होते हैं, उनके पास अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, और वो विनाशकारी करते हैं, यानी वो विजय के लिए वो युद्ध करते हैं, तो ये उनसे भी ज़्यादा विनाशकारी थे। इसके साथ साथ विशेष लोगों को कर में छूट देने के लिए या सही ढंग से खजाने में कर नहीं जमा कराने की वजह से भी जो है ये सिस्टम ख़राब हो चुका था। उसकी वजह से भी फ्रांस तो बच्चों इसमें क्या था कि जो इसके साथ साथ जो था, जैसे भी हमने आपको बताया कि जो कोई स्पेशल लोग थे, जो विशेष लोग थे, उनको करों में छूट देने, जैसे कि नोबल क्लास था, कुलीन वर्ग था, और क्लर्गी पादरी वर्ग था, इनको कर नहीं देना पड़ता था, या फिर सही ढंग से खजाने में कर नहीं जमा कराने से जो है वो फ्रांस आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया। यानी खर्च बढ़ता गया और आमदनी घटती गई। और यू कैन सी दैट चिल्ड्रन कि the taxes were in this point recovered taxation system, the taxes were not in a systematic way. The taxes were not collected in a systematic way. It could be increased according to the will of the king, or you can say that according to the will of the money lenders. And these money lenders and taxes were collected by money lenders, and these money lenders were called as tax formers, and they impose taxes according to their will, and they also earn lot of money from that lot of money through this faulty collecting system of taxes. And also along with this they also exploited the farmers. And children, it is believed that these tax formers were more destructive than any invaders. And along with this, children, some special people like clergy class and like noble class, they were not paying any type of taxes. They were free from the taxation.
and the whole burden of the taxation fell on the shoulders of farmers or peasants. So what happened? So due to this mismanagement, the economic condition of the France became worse, became weak. Now the fourth point is, children, not fourth point, the fifth point was, the fifth cause of the French Revolution was struggle to live. यानी आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है, यानी नेक्स्ट जो अगला जो कारण है वो आपका है जीने का संघर्ष. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड इन दिस जीने का संघर्ष जो था, वो हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई. इसका परिणाम ये हुआ कि जो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी जो है वो मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी. अधिकांश लोगों के मुख्य जो अधिकांश यानी बहुत ज़्यादातर लोगों का जो मेन खाद्य था, जो मेन खाने का आइटम था, वो पाव रोटी था, यानी ब्रेड था. उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से, उसकी डिमांड में वृद्धि हुई. तो अधिकतर जो कामगार कारखाने में मजदूरी करते, तो बच्चों जो अधिकांश लोग थे, यानी मुख्य लोग जो थे, ज़्यादातर लोग थे, उनका जो मेन खाने का आइटम था वो ब्रेड था, यानी पाव रोटी थी. उसकी कीमत जो है वो उसकी कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई. बट लेकिन यहाँ क्या था कि अधिकतर जो कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी. तो रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका फलस्वरूप क्या हुआ, यानी रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई. स्थितियाँ जो हैं तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी. यहाँ पे तो था कि कीमत भी, रोटी की कीमत बढ़ रही थी, लेकिन पैदावार नहीं हो रही थी. और जो कामगार कारखाने के जो मज़दूर थे उनको उतनी मजदूरी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके मालिक मजदूरी तय करते थे. इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती थी कभी कभी, जैसे कि ओले पड़ जाए या फिर इसके बाद सूखा पड़ जाता था. तो इससे रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो जाता था, और इसी रोज़ी रोटी के संकट की स्थिति को हम जीविका संकट कहते हैं. तो ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, यानी आम बात थी उस समय कि ऐसे जीविका संकट जो है वो फ्रांस में आते ही रहते थे. और यू कैन से दैट चिल्ड्रन इन इंग्लिश, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन in 1789. Then what happened? This led to rapid increase in the demand for food grains. यानी अभी हमने बताया ना कि फ्रांस की जनसंख्या जो थी वो 1715 में 2.3 करोड़ थी, एंड 23 मिलियन थी, जो कि 28 मिलियन हो गई 1789 में. इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी. That what happened? In fact, the production of grains could not keep pace with the demand. यानी जो अनाज का जो उत्पादन था वो डिमांड से टैली नहीं कर पाया. Consequently, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? There was an hike in the price of bread and other essential goods. इसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि जो मुख्य खाने की जो उनका आइटम था, पाव रोटी यानी ब्रेड, उसकी कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई. There was about 65% rise in the price of various commodities, but there was no increase in wages. यानी तरह तरह के खाद्य चीज़ों पर, तो बच्चों तरह तरह के खाद्य के चीज़ों पर जो है वो 65% जो है बढ़ोतरी हुई कीमत पर, लेकिन उनके वेजेस पर, यानी जो कामगार मजदूर थे उनके सैलरी या वेजेस पे कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ. सो व्हाट हैपेंड? इट रिजल्टेड इनटू सबसिस्टेंस क्राइसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीविका संकट, which became a regular feature in France during the ancient regime, जो कि फ्रांस में जो कि प्राचीन राजतंत्र के दौरान जो था फ्रांस में काफ़ी आम था. तो ये था आपका सबसिस्टेंस क्राइसिस, जिसको हम हिंदी में जीविका संकट कहते हैं. इसमें अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो जाता था. सो दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट, जीने का संघर्ष यानी स्ट्रगल टू लिव. तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि जो लोग थे वो बहुत दे स्ट्रगल अ लॉट टू लिव इन दीज टाइप ऑफ
क्रिटिकल कंडीशन। तो इस तरह की दयनीय स्थिति में लोग जो है उनका जीना बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता था। सो चिल्ड्रन, वी विल स्टॉप हियर and 2 points are left in economic causes. We will finish in next lecture. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 पॉइंट्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे. सो विल स्टॉप हियर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे होम, बी सेफ. ओके, गुड बाय.